Hello everyone. In previous lecture we have learnt about the gravitation and the derivation of the gravitational formula, in which we have derived the gravitational force F is equal to G m1 m2 by r स्क्वायर. ठीक है, हमने उसमें डिराइव किया था कि फोर्स जो होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके बराबर है. तो यूनिवर्सल कांस्टेंट G m1 m2 एंड बाय r स्क्वायर. ये जो न्यूटन साहब ने 1 बाय r स्क्वायर, जिसे इन्वर्स स्क्वायर रूल कहते हैं, ठीक है, कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इस टर्म को उन्होंने लाया था कैपलर्स लॉ से. ठीक है, जो कि प्लानिटरी मोशन को बताता है, या फिर आप समझें तो प्लानिट का जो मूवमेंट है उसके बारे में जॉन्स कैपलर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. या उनके जो कुछ लॉ थे कि इन लॉ के तहत जो है वो प्लानिट जो है अराउंड द सन या इन ए सोलर सिस्टम जो सिस्टम होता है वो मूव करता है. ठीक है, तो वहीं से इन्होंने इस चीज़ को डिराइव किया था और फाइंड आउट किया था. बाद में इन्होंने ही प्लानिटरी मोशन का कंसेप्ट भी दिया और हमें बताया कि ये जितने भी प्लैनेट मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये क्या हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हैं. ठीक है, आज हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कैपलर्स लॉ और द डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल. ठीक है ना, फ्रॉम द कैपलर्स लॉ. तो जॉन कैपलर ने प्लानिटरी मोशन के 3 रूल दिए थे, है ना. तो सबसे पहले हम लोगों को जो है वो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट जो है वो जान लेना चाहिए ताकि हम सब कुछ ईजिली समझ सकें. तो फर्स्ट लॉ जो है कैपलर्स का, फर्स्ट लॉ, कैपलर्स फर्स्ट लॉ, तो इसमें इन्होंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल इन पाथ. ठीक है ना, कि उस ऑर्बिट का जो होता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर, है ना, एक इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, ये इनका सबसे पहला लॉ था कि ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ. अब इस इलिप्टिकल पाथ को हम लोग जाने, चूंकि एक्चुअली में हम लोगों ने जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़े हैं उसमें सर्कुलर हम लोग जानते थे, है ना, लेकिन इलिप्टिकल को उतने अच्छे तरह से नहीं समझते हैं. तो इसको सबसे पहले समझें. पहला लॉ यही था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं. जनरली ये ऑर्बिट जो होते हैं वो इलिप्टिकल इन पाथ होते हैं. आप अगर इसे गौर करें, है ना, एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू या इसका जो हम कोऑर्डिनेट अगर ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से हमें दिखता है. ठीक है, यहाँ अगर हम एक सेंटर पॉइंट ले भी लेते हैं तो ऐसे केस में रेडियस जो होता है वो डिफर करेगा, लेकिन ये रेडियस जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है सन से. कहाँ से? सन से. अब ये प्लैनेट जो है वो फिलहाल इस पोजीशन पे है और एक प्लैनेट जो है वो, या एक प्लैनेट नहीं, वही प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो फिर एक पोजीशन उसका ये होता है. एक पोजीशन हमारा ए हुआ और दूसरा पोजीशन क्या है, बी है. यहाँ अगर हम गौर करते हैं तो सन से, है ना, ये दोनों पोजीशन एक बहुत ही नियर है और एक क्या है, बहुत ही दूर है. तो द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना, ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ, इट इज कॉल्ड पेरीहेलियन. ये क्या कहलाता है, पेरीहेलियन.
पेरिहिलियन। और एक चीज और गौर करो कि द फारदेस्ट, या आप समझिए कि द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, इट इज कॉल्ड एपिहिलियन। ठीक है, ये दो डिस्टेंस को समझने के साथ साथ हमें यह भी गौर करना होगा कि इस समय में इस बॉडी का जो होता है वो स्पीड भी क्या होता है, डिफर करता है। स्पीड भी क्या करता है, डिफर करता है। जो ज्यादा दूर है ऐसे पार्टिकल का स्पीड जो होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ नियरर ऑब्जेक्ट या नियरर पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, है ना, उसका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा, और इसका स्पीड क्या होता है इस केस में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम एक इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे तो ऐसे केस में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ, और ये जो है चूंकि स्पीड कम होगा तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस एक्वायर नहीं कर सकता है, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ही एक्वायर करेगा ड्यू टू द लो स्पीड, ड्यू टू द लो स्पीड। ठीक है, एक चीज़ और गौर करें, हमने ही पढ़ा कि ये इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, यहाँ से जो है उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो एपिहिलियन कहलाता है, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, पेरिहिलियन कहलाता है। एक चीज़ अगर हम गौर करें तो ये जो पोजीशन है सन का, है ना, सन तो अपने जगह फिक्स होता है, लेकिन इलिप्टिकल पाथ जिस तरह से मूव करते जाए, है ना, तो इस हिसाब से ये पोजीशन जो है सन का विजुलाइज हमें दो अलग अलग जगहों से दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसके दो फोकस माने जाते हैं। इसके कितने फोकस माने जाते हैं, दो फोकस माने जाते हैं, समझे। और इसे हम लोग, चूंकि फोकस का प्लुरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फोकी होता है। ठीक है, तो जब ये पोजीशन एक और ये दूसरा, तो ये दो फोकस होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकी कहते हैं। यही पोजीशन जो है हम लोगों ने बहुत तरह के कहानियों में सुना होगा, सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना। एक्चुअली में ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन है। ठीक है ना, किसी जगह पर में जो है कभी हम लोग देखते होंगे कि विंटर का सीजन है, कहीं क्या है एट द सेम टाइम जो है वो समर सीजन होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डिस्टेंस की बातें हैं कि डिस्टेंस जो है जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर में क्या होता है, सनलाइट जो है ना, फ्लैटन पड़ रहा है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस एक्वायर कर रहा है, इसलिए उन सब एरिया में वो विंटर का सीजन होता है। और एट द सेम टाइम नियरर होने के कारण यहाँ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन ईजिली पहुँच पाता है, तो यहाँ क्या होता है, समर होता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फोकस होने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो दूसरा लॉ, पहला लॉ तो हम लोग समझे कि ऑल द प्लैनेट जो हैं, ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ। और दूसरा लॉ होता है, क्योंकि इसके जो जितने भी पोजीशन अलग अलग जगहों पे होंगे वहाँ जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा ड्यू टू द इलिप्टिकल पाथ। अगर ये पोजीशन पर में ये रेडियस या ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ जो है अलग है, इस पोजीशन पे अलग होगा, यानी डिफरेंट पोजीशन पर में क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा वो डिफर करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लेते हैं, एक एवरेज रेडियस लेते हैं, एवरेज रेडियस, या इसको मीन रेडियस भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा लॉ जो है वो कहता है, अभी तो हमने जाना कि स्पीड कभी ज़्यादा है और स्पीड कभी कम है। ठीक है, बट द टी टाइम इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में हम एक पोजीशन देख रहे हैं कि ए से डी गया, ए से क्या गया, डी गया टी टाइम इंटरवल में, और सिमिलरली बी से क्या आ रहा है, आपको मान लीजिए कि ये बी ई आया। ठीक है, ये दो अलग अलग इंटरवल ऑफ, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में दो अलग अलग फिगर बन रहे हैं, दो अलग अलग एरिया जो है वो क्या हो रहा है, स्वीप हो रहा है। तो द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स, स्वीप्स मीन्स कवर करना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
कि अगर t सेकंड में ये अलोंग द पाथ अगर a से d ही गया या b से हमारा e ही गया, ठीक है, तो इन दोनों सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इसने जो भी एरिया बनाया है या स्वेप किया है, कवर किया है, वो दोनों का दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इजिली हम लोग इसे थोड़ा सा फिगर को देख करके हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, तो है, ऐसा पॉसिबल है। यहां अगर आप गौर करें तो एक लाइटली जो है यहां इसका जो बेस वो क्या है, कम है, लेकिन वहीं अगर हम इसको देखें तो ये बेस क्या है, ज़्यादा है, हाइट इसका क्या है, कम है, वहाँ इसका हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ये लगभग क्लोजली होते हैं, लगभग क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं, यानी ये दोनों एरिया जो हैं या रीजन है वो क्या है, इक्वल है। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब तीसरा लॉ जो है वो होता क्या है, तो तीसरा लॉ हम लोग एक तो एवरेज रेडियस समझें, दूसरा होता है रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, कि जब कभी कोई प्लैनेट अपने पोजीशन से या एक पोजीशन से, है ना, अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव करके फिर उसी पोजीशन को क्या करता है, रीगेन करता है, ठीक है ना। तो वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ और ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड, ठीक है। कि अब इस केस में जो है वो जितना समय लगाया एक पोजीशन से वापस फिर उसी पोजीशन को रीगेन करने में अराउंड द सन, तो उसे हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड। हमारे यहाँ फिजिक्स में क्या है कि शेप अगर जरा सा भी हमारा इरेगुलर होता है या डिफरेंट वे में होता है दैट लुक्स लाइक, तो हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटरी या जो कैलकुलेशन हमारा होता है उसका, उसे हम क्या करते हैं, नियर अबाउट जो ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं उसके थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पाथ हमारा एलिप्टिकल है, लेकिन जब कभी भी हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, तो हम लोग उसे क्या लेंगे, सर्कुलर लेंगे। क्या लेंगे, सर्कुलर लेंगे। अब मान लो कि इस ए पोजीशन से इसने मूव किया और वापस ए पोजीशन तक आने में इसे टाइम क्या लगा, टी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम क्या जो है टी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ तीसरा लॉ जो था कैपलर्स का वो क्या है कि द क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। यानी ये जो हमने मीन रेडियस लिया या एवरेज रेडियस लिया उसका जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ये आपको एक ऑब्जर्वेशन था, है ना, और इसे हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर। यानी आप अगर गौर करें तो आर क्यू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, के यूज किया है, और के जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये तीन लॉ थे, ये तीन लॉ किनके थे, कैपलर्स के थे, ठीक है। अब हम लोग कि न्यूटन ने ये जो थर्ड लॉ है ना, इसका यूज करके, है ना, ऐसे तो उन्होंने यूज किया इन सारे को, ठीक है, और उन्होंने ही फाइनली बताया कि ये जो प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन, है ना, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि वो जो है मूव जो करते हैं सन के चारों ओर, तो वो किस कारण से करते हैं, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल, ठीक है। और इसी थर्ड लॉ का जो है उन्होंने कैलकुलेशन किया फर्दर और फाइंड आउट किया 1/r²। द फोर्स या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। यहाँ कुछ एक चीज़ और हमें गौर करने होंगे, तब जाकर के हमें जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह से इसे डिराइव किया था। एक चीज़ और, जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है,
तो वहां उसे दो तरह के फोर्स जो हैं वो क्या होता है, काम करते हैं। ठीक है, एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ जो सन था हमारा, ये लगभग, चूंकि है तो इलिप्टिकल, लेकिन कैलकुलेशन के थ्रू अगर हम देखें तो ये क्या है कि आपको इस इलिप्टिकल पाथ को जो है वो क्या मान लिया जाता है कि ये एक सर्कुलर है, रीजन है, या इसका जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ अगर ये प्लैनेट इसके चारों ओर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, अर्थ के सन के चारों ओर। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द क्या होता है, सेंटर लग रहा है, और एट द सेम टाइम एक फोर्स और भी है जो क्या करता है, उसी प्लैनेट को या उसी सबस्टांस को अवे फ्रॉम द सेंटर क्या करता है, मूव करता है। तो द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, कि वो फोर्स, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ, है ना, तो द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जो इसे सेंटर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या उधर की ओर खींच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एट द सेम टाइम, ठीक है, अ फोर्स दैट मूव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। ये दोनों जो है परस्पर एक ही समय में लगते हैं। ठीक है, इसलिए एक्चुअली में जो नेट फोर्स काम करता है बॉडी के ऊपर वो फील नहीं होता, ठीक है ना, और फील ना होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। और ये वर्ड हम लोगों ने अमीबा के केस में भी यूज़ किया था, पढ़ा था, जाना था, है ना, स्यूडोपोडिया, है ना, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। ये फिंगर जो थे उसके वो क्या थे, झूठे थे। ठीक है, तो यहाँ जो ये फोर्स है, चूंकि ये फील नहीं होता है बॉडी को, इसलिए ये कैसा लगता है, झूठा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है या जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, mv²/r, mv²/r। ठीक है, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी एंड r फॉर एवरेज रेडियस, अगर वो इलिप्टिकल पाथ है तो, और अगर सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट सर्कल है ना, तो उस केस में ये r जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब यहीं से हमें जो है इसी फॉर्मूला से क्या करना है, इनवर्स स्क्वायर रूल को जो है वो प्रूफ करना है। अब हम लोग गौर करेंगे, जब ये प्लैनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो टाइम पीरियड हमने लिया t, एवरेज रेडियस हमने लिया r लिया था। तो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम नियर अबाउट क्या मान लेते हैं, सर्कल। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि रेडियस इस सर्कुलर ट्रैक का r है, तो ऐसे केस में इसने t टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस एक्वायर किया, तो ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर करेगा, और सरकमफेरेंस जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 2πr। इस हिसाब से जो है इसका अगर हम वेलोसिटी देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/t, 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, और जो हमने ये कैप्लर्स थर्ड लॉ में हमने प्रूफ किया था, r³/t² इज अ कांस्टेंट, इसे भी थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, mv²/r। v का वैल्यू हमने कहाँ से लाया, है ना, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद v = 2πr/t। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ चिपका देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ऐसे केस में ये जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल जो होता है F जो है वो हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, और v की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2πr/t।
बाई टी कैलकुलेट करें। और नीचे जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, आर है, तो एम जो है एम ही रहा, इसे कैलकुलेट करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये आर पलट जाएगा, ठीक है ना। ये पेयर में है, ये अनपेयर्ड है, तो बाई 1 लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे केस में आप अगर गौर करें तो ये हमारा 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। और ये एक काम और करते हैं हम लोग कि आर बाई आर। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कैपलर्स लॉ में आया वो आर क्यू बाई टी स्क्वायर था, हमारे पास आर स्क्वायर है टी स्क्वायर है, यहाँ अगर कैंसिल करते भी तो एक ही आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे कैंसिल ना करके, क्योंकि हमको इस टर्म में कन्वर्ट करना है, एक कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। क्यों ऑब्टेन करना है, तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, पाई का जो वैल्यू होता है वो भी एक कांस्टेंट है। तो हम जितना नियर अबाउट कांस्टेंट टर्म को ले आएंगे यानी उसको हम वहां से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन दीज कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये एक बार फिक्स हुए तो उसके बाद एक बॉडी के लिए है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग वो क्या करना चाह रहे हैं कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसे फाइंड आउट कर लें। तो इस केस में जब हम आर बाई आर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और आर से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। बस इसे हमने अरेंजमेंट में कुछ इस तरह से रखना है, आर क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर क्यू हो गया और ये टी स्क्वायर है ना, इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अगर गौर से देखें 4 कांस्टेंट टर्म है, पाई कांस्टेंट टर्म है, मास कांस्टेंट टर्म है, और ये जो आर क्यू बाई टी स्क्वायर आया ये आया कैपलर्स लॉ से, और ये भी एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस हिसाब से फोर्स जो है इन सारे चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। यानी फाइनली हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कि ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो हमने कैपलर्स लॉ पढ़ा, डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल, जिसका यूज न्यूटन साहब ने अपने ग्रेविटेशनल रूल में भी किया, ठीक है। या इसे आप समझ सकते हैं कि प्लानिटरी मोशन में इन्होंने, या प्लानिटरी मोशन को डिफाइन करने में इन्होंने मदद की है इसी कैलकुलेशन की वजह से। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम विद अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।